Hello friends, I hope you're doing good. Let's get started with the current affair edition for today. ये आज की पहली न्यूज़ एक स्टेट बेस्ड न्यूज़ है और है महाराष्ट्र से। इसका कॉन्टेक्स्ट है एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स। फ्रेंड्स, इस न्यूज़ इवेंट का कॉन्टेक्स्ट हम अपने एडिशंस में पहले काफ़ी बार कवर कर चुके हैं। ब्रीफली उसकी बात करें तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में इस समय एक पार्टी के दो ग्रुप हैं। शिवसेना पार्टी के दो ग्रुप हैं और ये दोनों ही ग्रुप्स क्लेम करते हैं कि वे शिवसेना पार्टी हैं और दूसरा ग्रुप शिवसेना पार्टी नहीं है। और क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा करने से एमएलएस को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और उन डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स को हेड करते हैं स्पीकर। पर स्पीकर ऐसा नहीं कर रहे थे काफी समय से और स्पीकर के इनएक्शन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने फिर महाराष्ट्र स्टेट असेंबली के स्पीकर को एक डेडलाइन दी थी कि आप इतने समय तक एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स को पूरा कर ले, नहीं तो फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा। तो अब ये न्यूज़ इवेंट इस कॉन्टेक्स्ट का एक कंटिन्यूएशन है। तो महाराष्ट्र स्टेट असेंबली के स्पीकर ने आफ्टर द एंटी डिफेक्शन लॉ प्रोसीडिंग्स बोला है कि शिवसेना का वो ग्रुप जिसको एकनाथ शिंदे लीड करते हैं वो असली शिवसेना है और शिवसेना का दूसरा ग्रुप जिसको उद्धव ठाकरे लीड करते हैं वो असली शिवसेना नहीं है। अपने इस वर्डिक्ट के बाद उन्होंने शिवसेना के वो 30 एमएलए जिन पर एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स चल रही थी उनकी डिस्क्वालिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया है। मतलब ये 30 शिवसेना के एमएलए डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। उद्धव ठाकरे जो शिवसेना के दूसरे ग्रुप के लीडर हैं उन्होंने इस वर्डिक्ट को क्रिटिसाइज किया है और बोला है कि दिस इज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। और अब उन्होंने कहा है कि वो इस वर्डिक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में जो भी होता है दिस रिमेन्स टू बी सीन। फ्रेंड्स, आई पर्सनली बिलीव ये वर्डिक्ट गलत है और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, बट सुप्रीम कोर्ट में अब जो भी होता है दिस रिमेन्स टू बी सीन। फ्रेंड्स, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन से ये टॉपिक रिलेटेड है एंटी डिफेक्शन लॉ से, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर प्रिलिमिनरी में तो पहले क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन जिसको प्रिलिमिनरी 2022 में ही पूछा गया था और ये एक इजी क्वेश्चन है अगर आपके एंटी डिफेक्शन लॉ पर कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करते हैं। फ्रेंड्स, एंटी डिफेक्शन लॉ ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। इसको 52nd अमेंडमेंट एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया था। डिफेक्शन का मतलब होता है जब कोई एक मेंबर अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी के फेवर में एक्शंस ले। और इस लॉ में बताया गया है कि वो कौन कौन से एक्शंस हैं जिनको डिफेक्शन माना जाएगा और जिनको लेकर मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो अब हम उन एक्शंस की बात करते हैं। वो एक्शंस हैं किसी मेंबर का अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ देना उस पॉलिटिकल पार्टी की टिकट पर सीट को जीतने के बाद अगर वो मेंबर खुद को पार्टी के द्वारा दिए गए ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता और किसी टॉपिक पर किसी और तरीके से वोट करता है तो भी उसको डिफेक्शन समझा जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट इंडिपेंडेंट तरीके से इलेक्शन जीता है और इलेक्शन जीतने के बाद वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो भी उसको डिफेक्शन समझा जाएगा। पर एक नॉमिनेटेड मेंबर जिसको हाउस में नॉमिनेट किया गया है उस नॉमिनेटेड मेंबर के पास 6 महीने होते हैं कि वो अपनी मर्जी से जो पार्टी चाहे वो ज्वाइन कर सकता है। पर 6 महीने के बाद अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसको भी डिफेक्शन समझा जाएगा और इस बेसिस पर उस मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब एंटी डिफेक्शन लॉ के कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें ये एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं होता और ये एक्सेप्शंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। पहला एक्सेप्शन है मर्जर। मर्जर मतलब अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर्स मतलब 2/3 मेंबर्स अपनी पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, इस केस में इसको मर्जर बोला जाता है और इस एक्शन पर एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स नहीं होती। इस लॉ में एक और एक्सेप्शन था जिसको बोलते थे स्प्लिट। स्प्लिट मतलब अगर एक पार्टी के 1/3 मेंबर अपनी पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उसको स्प्लिट बोला जाता था। स्प्लिट मर्जर की तरह ही होता है, पर मर्जर में जहां 2/3 मेंबर्स होते हैं स्प्लिट में केवल 1/3 मेंबर होते हैं। फ्रेंड्स, इस एक्सेप्शन को काफी अब्यूज किया जाता था
और इसको फिर 2003 में पास किए गए 91st अमेंडमेंट एक्ट से रिमूव कर दिया गया था। तो स्प्लिट अब कोई एक्सेप्शन नहीं है। मतलब किसी पार्टी के अगर 1/3 मेंबर्स चाहें कि वो अपनी पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लें, तो वो सब मेंबर्स डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। बट हाँ, अगर किसी पार्टी के 2/3 मेंबर्स चाहें कि वो अपनी पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लें, तो उनके इस एक्शन को मर्जर बोला जाएगा और उनको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। इस लॉ में एक और एक्सेप्शन है कि अगर कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर जैसे कि स्पीकर या चेयरमैन न्यूट्रल रहने के लिए ये चाहता है कि वो अपनी पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ दे और वो न्यूट्रल रहे, जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में होता है, तो उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर के एक्शन को डिफेक्शन नहीं समझा जाएगा। हालांकि इंडियन पार्लियामेंट में स्पीकर्स जनरली अपनी पार्टी से एसोसिएटेड ही रहते हैं, वो उसकी मेंबरशिप को नहीं छोड़ते। अब ये एस्पेक्ट भी एंटी डिफेक्शन का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि डिफेक्शन के क्वेश्चन को कौन डिसाइड करता है, हु डिसाइड्स द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। तो ये फैसला कि एक मेंबर डिस्क्वालिफाइड है या नहीं है, ये होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के हाथ में, यानी कि लोकसभा में स्पीकर के हाथ में और राज्यसभा में चेयरमैन के हाथ में। फ्रेंड्स, एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स ही केवल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के पास पावर होती है ये डिसाइड करने की कि मेंबर्स डिस्क्वालिफाइड है या नहीं। एंटी डिफेक्शन को छोड़कर मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन के और सभी मैटर्स डिसाइड किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, जिसमें प्रेसिडेंट अपना डिसीजन लेते समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी ओपिनियन लेते हैं। बट दैट्स एन अनदर टॉपिक। अभी हम एंटी डिफेक्शन की ही बात करते हैं। फ्रेंड्स, जब इस लॉ को पास किया गया था तब ये डिसाइड किया गया था कि स्पीकर का डिसीजन फाइनल होगा। पर फिर आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट के बाद अब ये रूल है कि स्पीकर या चेयरमैन के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में एज अ जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के एक्शंस को डिसाइड कर सके कि क्या ये एक्शन सही है या नहीं है। और महाराष्ट्र स्टेट असेंबली के स्पीकर के एक्शन को भी अब सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया जाएगा। सो द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स आर नॉट द फाइनल अथॉरिटी। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स फंक्शन एज अ ट्रिब्यूनल। अब बात करते हैं इस लॉ की सबसे बड़ी कमजोरी की, जिसको काफी अब्यूज किया जाता है। स्पीकर एंटी डिफेक्शन लॉ के केसेस में अपने डिसीजंस लेने के लिए किसी भी समय की पाबंदी में नहीं होते। देयर इज नो टाइम लिमिट ऑन हिम, जो कि एक लूप होल है जिसको एक्सप्लॉइट किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, क्योंकि स्पीकर्स जनरली किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं और मोस्टली रूलिंग पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। तो ऐसे केसेस में जहां एमएलएस रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं, स्पीकर्स उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ प्रोसीडिंग्स को शुरू ही नहीं करते। और ये ही एग्जैक्टली महाराष्ट्र में भी हुआ था, जिसके बाद मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट को उनको ऑर्डर देना पड़ा कि आप एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करें। ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दी गई एक स्टेटमेंट से। फ्रेंड्स, गुजरात में इस समय वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट चल रही है। अब ये समिट एक स्टेट बेस्ड समिट है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने इस समिट को इनॉग्रेट किया है, वो इस समिट के इनॉग्रेशन के समय बोलते हैं कि ग्लोबल लेवल पर इंडिया की एक काफी पॉजिटिव इमेज है। प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि ग्लोबल लेवल पर इंडिया को एक पिलर ऑफ स्टेबिलिटी की तरह देखा जाता है, एक भरोसेमंद दोस्त की तरह देखा जाता है, और इंडिया को एक इंजन ऑफ ग्रोथ इन द ग्लोबल इकोनॉमी की तरह देखा जाता है। मतलब ग्लोबल लेवल पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करे, ऐसी एक कंट्री के तौर पर इंडिया को देखा जाता है। प्राइम मिनिस्टर ये भी बोलते हैं कि इंडिया का गोल है आने वाले समय में वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना। आई होप आपको पता है कि इंडिया इस समय ग्लोबली 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और वो ये भी बोलते हैं कि आने वाले 25 साल will be the golden period for the country. Alright, let's move on to this next news. ये न्यूज रिलेटेड है मणिपुर से। तो मणिपुर में कुकी जो ट्राइबल बॉडीज, मतलब वहां की कुकी कम्युनिटी की कुछ ट्राइबल बॉडीज, आई होप आपको पता है कि ये कुकी कम्युनिटी ही कुछ समय पहले मणिपुर में जब एथनिक वायलेंस हुआ था उसमें एसोसिएटेड थी।
तो इस कम्युनिटी ने मणिपुर गवर्नमेंट के प्लान्स को, इस कम्युनिटी को इंडिया की शेड्यूल ट्राइब लिस्ट से हटाए जाने के प्लान्स को प्रोटेस्ट किया है। फ्रेंड्स, मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले एक कमेटी को फॉर्म किया था इस क्वेश्चन को एग्जामिन करने के लिए कि क्या मणिपुर के कुकी और जो कम्युनिटीज को उस स्टेट की शेड्यूल ट्राइब लिस्ट से हटा देना चाहिए। अब गवर्नमेंट के इन्हीं प्लान्स को लेकर इस ट्राइबल कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट किया है। अभी तक उस कमेटी ने कोई रिकमेंडेशंस नहीं दिए हैं और ना ही गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिए हैं, पर इस इवेंट में जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं वील कीप फॉलोइंग इट। फ्रेंड्स, इस ट्राइबल बॉडी ने इंडिया और म्यांमार के फिलहाल ओपन बॉर्डर को क्लोज करने के प्लान्स को भी क्रिटिसाइज किया है। इंडिया और म्यांमार जिनके बीच फिलहाल अभी एक फ्री मूवमेंट रिजीम है, मतलब दोनों साइड से व्यक्ति दूसरी तरफ जा सकते हैं विदाउट अ वीजा रिक्वायरमेंट, इस सिचुएशन को चेंज करने के प्लान्स को लेकर भी क्रिटिसाइज किया है। अब ये डिसीजन भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है और इन दोनों केसेस में जो भी होता है वील कीप फॉलोइंग द अपडेट्स। अभी के लिए ये न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल वी मेंशन्ड इट सो दैट यू हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट्स हैपनिंग। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट पीस रिलेटेड है एक डाटा इनसाइट से। इस साल 2024 में देश भर में 50 मेजर कंट्रीज में इलेक्शन होने वाले हैं। इस साल इंडिया के साथ साथ रशिया में इलेक्शन होंगे, ताइवान में इलेक्शन होंगे, यूनाइटेड किंगडम में इलेक्शन होंगे, एल सल्वाडोर में इलेक्शन होंगे, साउथ अफ्रीका में इलेक्शन होंगे और काफी और जगह पर भी इलेक्शन होंगे। और इन इलेक्शंस का जो भी आउटकम होता है उनका ग्लोबल लेवल पर सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन होगा, जैसे कि ह्यूमन राइट्स पर, ग्लोबल इकोनॉमीज पर, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स पर और पीस प्रोस्पेक्ट्स पर। अब ओवर द पीरियड इस साल में जो भी होता है वील कीप फॉलोइंग इट। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंडियन गवर्नमेंट के भारत ब्रांड से। फ्रेंड्स, इंडियन गवर्नमेंट ने फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक स्टेप लिया था। उन्होंने अपने बफर फूड स्टॉक से रिटेल लेवल पर फूड को सप्लाई करना शुरू कर दिया था। मतलब वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सीधा लोगों को भी फूड सप्लाई कर रहे थे। और इस फूड सप्लाई का जो ब्रांड था उसका नाम है भारत ब्रांड। तो पिछले 4 महीनों में इस भारत ब्रांड के चना दाल की 2.28 लाख टन सेल हुई है, जो कि चना दाल की सभी सेल्स का 25% है। इट हैज कैप्चर्ड 1/4 ऑफ द मार्केट शेयर इन लेस देन 4 months। अब ये न्यूज इवेंट भी अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये एसोसिएटेड है और एसोसिएटेड टॉपिक से, जैसे कि गवर्नमेंट का रोल फूड सप्लाई मैनेजमेंट में, प्रोक्योरमेंट में, डिस्ट्रीब्यूशन में, फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में वगैरह। ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। इसका कॉन्टेक्स्ट है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो इस साल में अब तक 30 एनजीओस को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रजिस्ट्रेशन का लाइसेंस दिया जा चुका है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्या होता है उसकी अभी हम बात करते हैं। ब्रीफली इसकी बात करें तो FCRA लाइसेंस से ये एनजीओस इंडिया से बाहर से फंडिंग ले सकते हैं। फ्रेंड्स, पिछले साल 1111 एनजीओस को FCRA लाइसेंस दिया गया था और इस समय देश में इन टोटल 16,987 एनजीओस हैं जिनके पास FCRA लाइसेंस है। अब हम बात करते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की कि इसका पर्पस क्या है। फ्रेंड्स, हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर कोई बॉडी है तो आपको पता होना चाहिए कि उसका लेजिस्लेशन क्या है और उसकी मिनिस्ट्री क्या है। तो FCRA का लेजिस्लेशन है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976, जिसको इमरजेंसी के दौरान इनैक्ट किया गया था। इसकी मिनिस्ट्री है होम अफेयर्स। FCRA का पर्पस होता है कि FCRA रेगुलेट करता है फॉरेन डोनेशंस को और ये इंश्योर करता है कि ऐसी डोनेशन से इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को कोई नुकसान ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि इंडिया में कोई एसोसिएशन या ग्रुप ऐसा है जो बाहर से फंडिंग ले रहा हो इंडिया के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा ना हो कि कोई खालिस्तानी बेस्ड ग्रुप हो जो इंडिया में बेस्ड हो, जिसको बाहर से फंडिंग मिल रही हो इंडिया में सेसेशनिस्ट एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए। दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। अब इस लॉ में डिफाइंड है कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति और बॉडीज हैं जो फॉरेन डोनेशन नहीं ले सकते। तो इंडिया में कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल, जजेस, मीडिया पर्सन्स, ये सब व्यक्ति, ये सब ग्रुप ऑफ पीपल
प्रोहिबिटेड है, इनको अलाउड नहीं है कि ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले। पर 2017 में की गई एक अमेंडमेंट के बाद पॉलिटिकल पार्टीज के पास एक ऐसा तरीका है जिससे वो बाहर से फंड्स ले सकती हैं। अब 2017 में किए गए इस चेंज को उस समय काफी क्रिटिसाइज किया गया था, बट दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर डे। अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंटरनेशनल रिलेशनशिप से। इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडियन डिफेंस मिनिस्टर जो इस समय यूनाइटेड किंगडम में है। फ्रेंड्स, इस इवेंट को हमने अपने कल के एडिशन में कवर किया था कि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने और यूनाइटेड किंगडम के डिफेंस मिनिस्टर ने मिलकर 2 MOUs को साइन किया है। वो MOUs इतने मेजर नहीं है, बट स्टिल वी मेंशन इट। तो ये न्यूज़ भी उसी इवेंट की कंटिन्यूएशन में है। तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन ने और एग्रीमेंट्स को भी साइन किया है। हम उनकी बात करते हैं। यूनाइटेड किंगडम के लिटोरल रिस्पॉन्स ग्रुप को इंडियन ओशन में डिप्लॉय किया जाएगा और यूनाइटेड किंगडम का ही डिफेंस रिलेटेड एक स्पेशलाइज्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप वो भी इंडिया को विजिट करेगा 2025 में। यूनाइटेड किंगडम के ये दोनों डिफेंस रिलेटेड ग्रुप्स इंडिया के साथ मिलकर ट्रेन करेंगे, अपने आपस के बीच के कोऑर्डिनेशन को बढ़ाएंगे और इससे इंडिया और यूनाइटेड किंगडम की सिक्योरिटी टाइज और मजबूत होंगी। अब जब ये होता है यूनाइटेड किंगडम के कि जब दोनों ग्रुप नेवी लिटोरल रिस्पॉन्स ग्रुप और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इंडिया को विजिट करते हैं, इंडियन ओशन रीजन में अपनी एक्टिविटीज को शुरू करते हैं, तब हम इस इवेंट को फॉलो करेंगे। अभी के लिए आपके लिए इतनी जानकारी इंपॉर्टेंट है। इस न्यूज इवेंट से आपको यह पता होना चाहिए कि इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम हैव वेरी गुड रिलेशनशिप। इन दोनों कंट्रीज का बायलैटरल रिलेशनशिप इस समय एक अच्छी स्थिति में है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दोनों कंट्रीज की कोशिश है कि जल्दी ही एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को पूरा कर दिया जाए। वो भी जब होता है हम उसको फॉलो करेंगे। ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। तो डिफेंस मिनिस्ट्री जो इंडिया में रिपब्लिक डे परेड को एडमिनिस्टर करती है, उसने काफी सारी स्टेट्स की कंप्लेन को एड्रेस करते हुए, क्योंकि काफी सारी स्टेट्स की कंप्लेन थी कि उनकी झांकी को, उनके टैब्ल्यू को रिपब्लिक डे परेड में इंक्लूड नहीं किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। अब इन स्टेट्स की लगभग हर साल होने वाली इस कंप्लेन को एड्रेस करते हुए डिफेंस मिनिस्ट्री ने कुछ नए रूल्स को प्रपोज किया है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है क्योंकि हर रिपब्लिक डे पे लगभग 15 ऐसी झांकियां होती हैं जिनको सेलेक्ट किया जाता है स्टेट से, तो हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी को अब 3 साल में एक बार मौका मिलेगा कि वो अपने स्टेट के टैब्ल्यू को रिपब्लिक डे में इंक्लूड कर सके। इस रोटेशन से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की आशा है कि स्टेट्स की होने वाली ये शिकायत एड्रेस हो जाएगी और सबको मौका मिलेगा। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंटरनेशनल करंट अफेयर से। इसका कॉन्टेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन की काफी और सारी स्टेट्स की विजिट इजराइल और हमास के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ने से रोकने के लिए। तो यूनाइटेड स्टेट्स की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास से मिलते हैं और उनसे पैलेस्टीनियन सेल्फ रूल गवर्नमेंट की बात करते हैं। फ्रेंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स की इस समय कोशिश है कि वो गाजा में पोस्ट वॉर प्लान के लिए रीजनल कंट्रीज के सपोर्ट और सहमति को हासिल कर लें, ताकि जो पैलेस्टीनियन स्टेट की एस्टैब्लिशमेंट हो उसमें लोग पीसफुली रह सकें। एंथनी ब्लिंकन ने इस रीजन में काफी और ऐसी नेबरिंग कंट्रीज से अश्योरेंस को हासिल कर लिया है कि वो इस वॉर के खत्म होने के बाद गाजा को फिर से रीबिल्ड करने में मदद करेंगे और सपोर्ट करेंगे। हाँ, हालांकि इजराइल ने अभी तक अपनी सहमति नहीं दी है कि वो पैलेस्टीनियन स्टेट को सपोर्ट करते हैं, कि ऐसा एक स्टेट बने उसको सपोर्ट करते हैं। बट फ्रेंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जल्दी में है। वो चाहते हैं कि ये क्राइसिस और ना बढ़े, स्पेशली इस कॉन्टेक्स्ट में इजराइल और उसके नॉर्थ में लोकेटेड हिजबुल्लाह ग्रुप के बीच तनाव काफी बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, इस रीजन में जल्दी ही पीस एस्टैब्लिश हो, इसके लिए ब्लिंकन सऊदी अरेबिया के लीडर से मिल चुके हैं, जॉर्डन कंट्री की लीडरशिप से मिल चुके हैं, कतर की लीडरशिप से मिल चुके हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की लीडरशिप से मिल चुके हैं और टर्की के लीडर से भी मिल चुके हैं। अब यूनाइटेड स्टेट्स के सपोर्ट से जो भी होता है, वील फॉलो इट अप। फ्रेंड्स, ये आज का एडिटोरियल है और इसका कॉन्टेक्स्ट है
इंडिया और मालदीव्स के बीच चल रही कंट्रोवर्सी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको पता है कि मालदीव्स के कुछ मिनिस्टर्स के ट्वीट करने के बाद इंडिया और मालदीव्स का रिलेशनशिप इस समय एक हेल्दी स्टेट में नहीं है। मालदीव्स के उन मिनिस्टर ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज किया था जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप में थे वहां के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। अब इस समय उन ट्वीट्स को डिलीट किया जा चुका है और मालदीव की गवर्नमेंट ने उन मिनिस्टर्स को भी सस्पेंड कर दिया है। फ्रांसिस पीस के ऑथर बोलते हैं कि इंडिया और मालदीव्स का रिलेशनशिप हिस्टोरिकली काफी ठीक रहा है, बट मालदीव्स में नए प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बाद से इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री चेंज हो गई है। मालदीव्स के ये नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू ओपनली एंटी इंडिया है। इन नए प्रेसिडेंट ने अपने इलेक्ट होने के बाद एज हिज फर्स्ट फॉरेन डेस्टिनेशन चुना है टर्की को, और उसके बाद अब वो चाइना में है। और हिस्टोरिकली ये पहले ऐसे मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने इंडिया को प्रायोरिटी नहीं दी है। और इन नए प्रेसिडेंट ने तो इंडिया को ये भी ऑर्डर दिए हैं कि वो मालदीव से अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बिल्कुल खत्म कर दें। अब इस कॉन्टेक्स्ट में इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि दोनों साइड्स के बीच, इंडिया और मालदीव्स के बीच इकोनॉमिक बॉयकॉट को लेकर बातें चल रही हैं। दोनों साइड नेशनलिज्म की बातें हो रही हैं। देयर हैज बीन अ हाइपर नेशनलिस्टिक रिटोरिक, और जिससे क्या होगा कि दोनों साइड्स के बायलैटरल रिलेशनशिप और बदतर होंगे। इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि दोनों साइड्स को एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए कि इस सिचुएशन की और फर्दर एस्केलेशन ना हो, ये सिचुएशन और ना बढ़े। इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि मालदीव्स के लिए समझदारी की बात नहीं होगी कि वो इंडिया के साथ दुश्मनी ले, इंडिया को अपना दुश्मन बना ले, क्योंकि मालदीव्स इंडिया के काफी पास है। इंडिया का मालदीव्स पे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है, और इंडिया इंडियन ओशन रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, जिसकी सिक्योरिटी के बेनिफिट्स मालदीव्स को भी मिलते हैं। और इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि इंडिया को भी समझना चाहिए कि वो अपने मालदीव्स जैसे एक छोटे नेबर पर ज्यादा फोर्स और प्रेशर ना डालें और एक अच्छे संबंध बनाए जाने की अहमियत को समझें। फ्रेंड्स, पास्ट में इंडिया और मालदीव्स का काफी अच्छा रिलेशनशिप रहा है, और उस अच्छे रिलेशनशिप का रिजल्ट था मालदीव्स में इंडिया के द्वारा बनाए गए काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इंडिया के द्वारा ही किए गए काफी सारे डेवलपमेंट इनिशिएटिव, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कोविड पेंडेमिक के दौरान इंडिया के द्वारा दिया गया भरपूर सपोर्ट, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस बॉडी में एक दूसरे को दिया जाने वाला सपोर्ट। इस पीस के ऑथर कंक्लूड करते हैं ये बोलकर कि इंडिया के लिए क्रूशल है कि वो समझे कि मालदीव्स में पॉलिटिकल चेंजेस होने की वजह से, मतलब वहां पे गवर्नमेंट लेवल में चेंज होने की वजह से, इंडिया एक अपने इतने अच्छे पड़ोसी के साथ अपने फंडामेंटल बायलैटरल टाइज को इंपैक्ट ना होने दे, जिन टाई के इंपैक्ट से हो सकता है कि वहां की रीजनल स्टेबिलिटी भी इंपैक्ट हो जाए, और ऐसा नहीं होने देना चाहिए। इंडिया शुड ऑलवेज कीप मालदीव्स क्लोज टू इट, और इंडिया को अपने बीच के आपसी संबंध, बायलैटरल रिलेशनशिप्स हेल्दी रखने चाहिए। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है बांग्लादेश से, जहां पर वहां की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं इलेक्शंस को जीतकर। तो इस पीस के ऑथर बांग्लादेश की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि वहां की आवामी लीग 300 मेंबर की पार्लियामेंट में 222 सीट्स जीत गई हैं, पर बांग्लादेश में हुए ये नेशनल इलेक्शंस को वहां की मेन ऑपोजिशन पार्टी ने बॉयकॉट किया हुआ था। बांग्लादेश की मेन ऑपोजिशन पार्टी ने इन जनरल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। इस ऑपोजिशन पार्टी, जिसका नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसका कहना था कि ये इलेक्शंस जेन्युइन नहीं हैं, दे आर जस्ट अ शैम। बांग्लादेश के इन रिसेंटली कंक्लूड हुए इलेक्शंस में वोटर टर्नआउट भी काफी कम थी। जहां 5 साल पहले हुए इलेक्शन में 80% लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, इन रिसेंटली हुए इलेक्शन में केवल 40% लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। फ्रांसिस पीस के ऑथर बोलते हैं कि शेख हसीना काफी सारे चैलेंजेस को फेस कर रही हैं। उन पर आरोप है कि वो बांग्लादेश को एक वन पार्टी स्टेट बनाना चाहती हैं, मतलब एक ऐसा स्टेट जहां पर एक ही पार्टी हो। फॉर एग्जाम्पल चाइना, जहां पर सिर्फ कम्युनिस्ट चाइनीज पार्टी ही है, और रशिया भी इसी तरीके का एक स्टेट है। इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि बांग्लादेश और चैलेंजेस को भी फेस कर रहा है, जैसे कि इकोनॉमिक चैलेंजेस, वहां पर
हाई इन्फ्लेशन, उनका फॉरेक्स में हो रहा गिराव और उनका बढ़ रहा डेट, और शेख हसीना का बांग्लादेश के ओपोजिशन के साथ ऐसे डील करना और वहां के ओपोजिशन का वायलेंस करना और इलेक्शंस में कोऑपरेट ना करना, इन्होंने बांग्लादेश के चैलेंजेस को और ही बढ़ाया है। इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि शेख हसीना अपनी 4th टर्म में, अपनी इस चौथी टर्म में ये कंसिडर करें कि वो ओपोजिशन मेंबर्स के साथ एक अकोमोडेटिव स्टैंस को अपनाएं, मतलब उनकी बातों को सुने और उनके साथ कोऑपरेट करें। ये जरूरी होगा एक डेमोक्रेटिक और प्रॉस्परस बांग्लादेश बनाने के लिए, एक ऐसा देश जो इस समय काफी चैलेंजेस को फेस कर रहा है। फ्रेंड्स, इस एडिटोरियल में इंडिया का कोई मेंशन नहीं है। ये प्योरली रिलेटेड है ताकि आप समझें कि बांग्लादेश में क्या सिचुएशन है। आप इस एडिटोरियल में मेंशन की गई डिटेल्स को भी अपने नोट्स में इंक्लूड ना करें, बस इनको समझें एंड कीप दीज फैक्ट्स इन योर माइंड। फ्रेंड्स, ये आज का एक्सप्लेनर पीस है और इसका कॉन्टेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट में दी गई मेजर जजमेंट, जिस जजमेंट में बिल्किस बानो केस से एसोसिएटेड 11 कॉन्विक्ट्स के रेमिशन को कैंसिल कर दिया गया है। अब इसकी बात करते हैं। तो अभी तक क्या हुआ है? फ्रेंड्स, अपने 9 जनवरी के एडिशन में हमने बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक मेजर वर्डिक्ट में बिल्किस बानो केस से एसोसिएटेड 11 कॉन्विक्ट्स के रेमिशन को कैंसिल कर दिया है। इन 11 लोगों के रेमिशन के ऑर्डर दिए थे 2022 में गुजरात गवर्नमेंट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज किया था। और इन लोगों को ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दिए जाने का कारण था उनकी गुजरात में 2002 में हुए दंगों में किए गए क्राइम्स, जिसमें उन्होंने बिल्किस बानो की पूरी फैमिली को मर्डर कर दिया था और बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप भी किया था। अपने इन क्राइम्स की वजह से इन लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई थी। अब बात करते हैं कि क्लीमेंसी पावर क्या होती है, मतलब लोगों को माफी दिए जाने की क्या पावर होती है। तो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 72 में और आर्टिकल 161 में प्रेसिडेंट और गवर्नर को पावर देता है रिस्पेक्टिवली कि वो सजा काट रहे गुनहगारों को पार्डन कर सकें, उनको कम्यूटेशन दे सकें, उनको रेमिशन दे सकें, रिस्पाइट दे सकें और रिप्राइव दे सकें। फ्रेंड्स, ये सभी टॉपिक आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 आपको अपनी लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगे और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इनको पढ़ लें। इससे एसोसिएटेड आपको एक टॉपिक जरूर पता होना चाहिए कि पार्डन की पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है, गवर्नर के पास नहीं होती। बट दैट्स अ टॉपिक फॉर सम अदर डे। फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 की पावर्स सॉवरेन होती हैं और प्रेसिडेंट और गवर्नर इन पावर्स को यूज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के बाद। मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर अपने स्टेट के गवर्नर को एडवाइस करें कि आप इन लोगों को पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रिस्पाइट या रिप्राइव दे दें, तो उस ही केस में गवर्नर ऐसा कर सकते हैं। गवर्नर अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकते। अब गवर्नर और प्रेसिडेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर होती है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 432 के अकॉर्डिंग कि वो किसी कॉन्विक्ट को जिसको सेंटेंस दी जा चुकी है उनकी सजा को पूरे तरीके से या आधे तरीके से कम कर दें। पर सीआरपीसी के इस सेक्शन 432 के अकॉर्डिंग ऐसे कॉन्विक्ट्स जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई है उनको रेमिशन दिया जा सकता है सिर्फ उसी केस में अगर उन गुनहगारों ने जेल में 14 साल बिता दिए हों। अब बात करते हैं इस केस की कि इस केस में क्या हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर चुके हैं कि इन 11 लोगों को जेल में डाला गया था इनकी गुजरात 2002 में राइट्स में रोल को लेकर। और फ्रेंड्स, 2004 में यानी कि 2 साल बाद जब इन लोगों पर प्रोसीडिंग्स चल रही थी तब सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया था कि इन लोगों की प्रोसीडिंग्स को गुजरात की जगह महाराष्ट्र में शिफ्ट कर दिया जाए ताकि इनका ट्रायल फेयर हो और किसी से इन्फ्लुएंस्ड ना हो। फिर साल 2008 में जब इन लोगों का ट्रायल पूरा हो गया था इन लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दे दी गई थी, इन लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई थी। फिर साल 2022 में इन कॉन्विक्ट्स में से एक कॉन्विक्ट राधे श्याम शाह सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं कि उनको रेमिशन दी जाए, उनकी सजा कम कर दी जाए और उनको फ्री कर दिया जाए। गुजरात गवर्नमेंट की 1992 की रेमिशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब 2022 में ये गुनहगार
1992 की पॉलिसी को यूज करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने ऑफेंस 2002 में किया था और इनकी सेंटेंसिंग हुई थी 2008 में, इसलिए उन पर ये 1992 की पुरानी पॉलिसी एप्लीकेबल होनी चाहिए। फिर मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट गुजरात गवर्नमेंट को ऑर्डर देती है कि वो इन व्यक्ति के समय से पहले रिलीज किए जाने की रिक्वेस्ट को कंसिडर करें अपने 1992 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। और फिर गुजरात गवर्नमेंट यूनानिमसली रिकमेंड करती है कि इस व्यक्ति के साथ साथ बाकी सभी 11 व्यक्तियों को रेमिशन दे दी जाए और उनको बरी कर दिया जाए। और फिर इन व्यक्तियों को अगस्त 2022 में जेल से फ्री कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कि इस डिसीजन से क्या इश्यूज इन्वॉल्व हैं। फ्रेंड्स, रूल के अकॉर्डिंग, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग, जब गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने इन लोगों को फ्री किया तब गुजरात गवर्नमेंट के पास ये पावर थी ही नहीं। ये पावर थी महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट के पास, क्योंकि ओरिजिनली महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने इनको सेंटेंस किया था। इन लोगों को सजा दी गई थी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से। और रूल्स के अकॉर्डिंग ये भी जरूरी है कि रेमिशन पिटीशन को कंसीडर करते समय एक जज के ओपिनियन को लेना जरूरी है, पर इस केस में किसी जज के ओपिनियन को नहीं लिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण नस्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया था कि रेमिशन देते समय 5 चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है, जिसमें से पहली रिकमेंडेशन थी कि ये देखा जाए कि उस व्यक्ति का क्राइम ऐसा तो नहीं है जिससे पूरे समाज पे इंपैक्ट हो। पर इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि इन व्यक्तियों का क्राइम ऐसा था जिससे समाज पर एक नेगेटिव प्रभाव था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही संगीत वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2022 में यह वर्डिक्ट दिया था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको उम्र कैद की सजा है, अगर वो अपने 14 साल पूरे कर ले तो उसको ऑटोमेटिकली कोई ऐसा राइट मिल जाता है कि उसको फ्री कर दिया जाए। ऐसा कोई रूल नहीं है। किसी को रेमिशन दी जाए या ना दी जाए, इसका सवाल डिसाइड किया जाना चाहिए केस बाय केस बेसिस पर। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने भी फरवरी 2023 में बोला था कि एक होलसेल मैनर पर, मतलब एक साथ बल्क में कई सारे लोगों को रिहा कर देना गलत है। और गुजरात गवर्नमेंट ने भी 2014 में अपनी रेमिशन पॉलिसी में चेंज किए थे और उन चेंजेस के अकॉर्डिंग ऐसे गुनहगार जिन पर रेप और मर्डर के चार्जेस हैं, उनको रेमिशन दिए जाने से मना कर दिया था। हालांकि इन लोगों को दिया गया रेमिशन 1992 के पॉलिसी के अकॉर्डिंग था, जिसमें ऐसे कोई रूल्स चेंजेस नहीं थे। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या बोला है। तो सुप्रीम कोर्ट 8 जनवरी को दिए गए अपने वर्डिक्ट में सीधे तरीके से बोलता है कि गुजरात गवर्नमेंट के पास तो कोई अथॉरिटी थी ही नहीं कि वो इन लोगों को बरी किए जाने के ऑर्डर दे। और वो बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मई 2022 में लिए गए ऑर्डर्स, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट को बोला था कि वो इन लोगों के रेमिशन के केस को कंसिडर करे, सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर ही फ्रॉड से लिया गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पूरे फैक्ट्स प्रेजेंट नहीं किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र सीबीआई की रिकमेंडेशंस को छुपाया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब अपने रीसेंट जजमेंट में अपने मई 2022 के ऑर्डर को नलीफाई कर दिया है और सभी 11 व्यक्तियों को बोला है कि वो 2 हफ्ते में जेल में दोबारा से रिपोर्ट करें। सुप्रीम कोर्ट में बोला जाता है कि इन लोगों के रेमिशन की अप्रोप्रिएट अथॉरिटी थी महाराष्ट्र, जहां पर इन लोगों को सजा सुनाई गई थी। Now that's all for today, friends. See you tomorrow in the next edition. Goodbye. Have a nice time.